राजनीति में अपने घर से ज्यादा नजर विरोधियों के घर पर रखनी होती है। चुनावी साल हो तो ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता है। आज दिन भर किस नेता की निगाहें कहां थीं और निशाना कहां था, ये सब आपको दिखाएंगे और देश दुनिया का हाल भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर से, जहां आज शाम कुछ खास लोगों की आमद से राजनीतिक तूफान आ गया। राहुल गांधी ने आज शाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने आवास पर बुलाया था। ये कार्यक्रम पहले से तय था। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने 2019 के चुनावों पर चर्चा की, उनकी राय सुनी, अपनी बात बताई। राहुल गांधी से मिलने जो मुस्लिम बुद्धिजीवी पहुंचे थे उनमें रजा मुराद, राजा महमूदाबाद, MF फारूकी, मौलाना मुफ्ती इलियास मलिक, रक्षंदा जलील, एस इरफान हबीब, जुनैद रहमान और फरहान नकवी प्रमुख थे। इनके अलावा पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रमुख नदीम जावेद भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। ये समझते हैं कि सब लोग कुछ अपने पॉइंट्स बना के लाए थे, कुछ उनका अपना प्रीऑक्यूपेशन जो भी रहता है उनको लेकर आए थे, लेकिन बहुत खुलकर राहुल जी ने उनके साथ हर विषय पर बात करी है। हर विषय पे बात करके मुझे लगता है कि वो लोग बहुत संतुष्ट होके जा रहे हैं। माइनॉरिटी कमेटी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स की हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि वो जा करके पार्टीज से मिलकर अपनी बातों को बताएं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और उस तक बातों को पहुंचाना, इशूज हैं एजुकेशन के और दूसरे उनको डिस्कस करना, ये सारी चीजें। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात के मायने ढूंढे जाने लगे, क्योंकि पिछले 1 साल से राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी, शिव भक्त और हिंदू साबित करने में जुटे थे। गुजरात और कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना यही जा रहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों से दूरी बनाकर बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से रोकना चाहती है। लेकिन आज जैसे ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों से राहुल की मुलाकात हुई, बीजेपी ने दोबारा हल्ला बोल दिया। सवाल ये उठा कि कांग्रेस बुद्धिजीवियों का भी धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों कर रही है। गांधी किसी मुस्लिम संगठन से मिलना चाहते हैं या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवियों से मिलना चाहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट लेकिन जो अब तक कांग्रेस का और राहुल गांधी का बर्ताव रहा, उनकी जो रणनीति रही, उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है राहुल गांधी एक वोट बैंक बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, न कि किसी समुदाय के विकास के लिए। चलिए अब बात बिहार की राजनीति की। बीजेपी जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। यहां वो बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात भी एक नहीं 2 बार होगी। इसके अलावा अमित शाह मिशन 2019 को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। कल सुबह 10 बजे अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां बिहार बीजेपी के नेता उनकी अगवानी करेंगे। यहां से शाह राजकीय अतिथिशाला पहुंचेंगे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं के साथ वो ब्रेकफास्ट करेंगे। 11:30 बजे के करीब और 12:30 बजे तक शाह बापू सभागार में सोशल मीडिया की बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:15 बजे से 2:45 बजे तक शाह विस्तारकों की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक शाह शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक लेंगे। शाम 4 बजे से 7 बजे तक बीजेपी की चुनावी तैयारी समिति की बैठक में भाग लेंगे। वो दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद रात में शाह सीएम आवास पर नीतीश कुमार के साथ डिनर करेंगे। जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी के बड़े भाई के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है, लेकिन अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बीजेपी ने कह दिया है कि राजनीति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मिशन 2019 के लिए वे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे और मुख्यमंत्री जी उनके आतिथ्य सत्कार में रहेंगे। हमारा बड़ा भाई और छोटा भाई राजनीति में नहीं होता है, न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। राजनीति में हर आदमी की समानता होती है। अब माना यह जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। जेडीयू ने 40 में से 25 सीटों पर दावेदारी पेश की है और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है।
जदयू लगातार चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश जी ने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं आया है और मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। तो क्या अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो मुलाकात होनी है उसमें सीटों पर भी बात होगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और तमाम जदयू और भाजपा के लोग कयास लगा करके बैठे हैं। उधर अमित शाह के दौरे से ठीक पहले पटना में बीजेपी के संगठन मंत्री नागेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर पोस्टरबाजी हो गई। इन पोस्टर्स में निवेदक के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता लिखा हुआ है। पोस्टर में लिखा है कि नागेंद्र सिंह की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि ये पोस्टर विरोधियों की साजिश है। उधर शाह के दौरे से पहले पटना में बीजेपी के दफ्तर की दीवारों को मधुबनी पेंटिंग से सजा दिया गया है। खास बात यह है कि मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाना बहुत बड़ी कला कही जा सकती है और अवसर है अमित शाह के बिहार दौरा का। इस मीटिंग को काफी अहमियत भी दी जा रही है, लेकिन इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जो 4 साल की उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उसको किस तरीके से भाजपा कार्यालय पटना में जो है दीवारों पर बेहतरीन खूबसूरती से इसे जो है पेंट किया गया है। और अब बात नीतीश कुमार के यू टर्न की। शराबबंदी कानून से कहीं वोटबंदी ना हो जाए और इसी डर ने नीतीश को इस कानून के प्रावधानों को कमजोर करने का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के मुताबिक अब शराब मिलने पर घर को जब्त नहीं किया जाएगा, साथ ही शराब मिलने पर गाड़ी या खेत भी जब्त करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। शराबबंदी कानून में पकड़े जाने पर सजा में भी नरमी बरती गई है। अब 3 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। कैबिनेट से पास हुए संशोधन प्रस्ताव के साथ शराबबंदी कानून को इसी मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। भी एट दिस स्टेज हम इतना ही बता सकते हैं कि संशोधन विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे पीएम मोदी किसानों के करीब आने के पुरजोर जतन करने लगे हैं। आज पीएम मोदी ने पंजाब के मुक्तसर के मलोट में किसान कल्याण रैली की। पिछले हफ्ते खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद मोदी किसानों के बीच पहुंचे और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसने किसानों की उपेक्षा ही की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की चिंता की है, किसानों की नहीं। जिस पार्टी पर देश के किसानों ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने किसान को, उसकी मेहनत को, उसकी कभी इज्जत नहीं की, उसको मान नहीं दिया। किसानों से सिर्फ वायदे किए गए और चिंता अगर की गई, 70 साल का इतिहास बताता है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की ही चिंता की गई, उसके सुख की ही परवाह की गई। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी राज में कृषि विकास दर घटी है और पीएम गलत बयानी कर रहे हैं। मोदी जी के समय में तो देश पीछे ही चला गया हर मामले में। कृषि विकास दर जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, 27 सालों में कृषि विकास दर इस देश का सबसे निचले स्तर पर है। जो चुनाव में उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का कि रिपोर्ट लागू करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो सिवाय गलत बोलने के प्रधानमंत्री इस देश के कुछ नहीं बोलते हैं, लोग हंसते हैं। बीजेपी के किन सांसदों पर 2019 में गिर सकती है गाज, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राजनीतिक गलियारों की कुछ और हलचल। गुजरात के नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने गांधीनगर में अपने आवास पर घुसे सांप खुद पकड़ा और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया। धनानी ने इसका वीडियो खुद ट्वीट किया। कोलकाता में ईद मिलन कार्यक्रम में टीएमसी नेता ने अश्लीलता की हदें पार कर दी। जुन्नू मियां नाम के इस टीएमसी नेता ने बार बालाओं के साथ भोंडा डांस किया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान चौपाल लगाना शुरू कर दिया है। भोपाल के परवलिया में उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि केंद्र से रुके हुए फंड को लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठे, मैं भी उनका साथ दूंगा। गाजियाबाद में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी समेत 12 लोगों पर मारपीट और अपहरण का केस दर्ज हुआ है। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। अब बात यूपी के उन बीजेपी सांसदों की जिन पर 2019 भारी पड़ने वाला है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी को लेकर फील्ड सर्वे कराया और पाया कि कई सांसदों की छवि खराब है, जिसे देखते हुए बीजेपी इनका टिकट काटने वाली है। बीजेपी ने 28 ऐसे सांसदों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें 2019 में टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि केंद्रीय मंत्री और झांसी से सांसद उमा भारती का टिकट कटेगा। साथ ही देवरिया के सांसद कलराज मिश्र और मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का भी टिकट कटने वाला है। बताया भी जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल, इटावा के सांसद अशोक दोहरे और बहराइच के सांसद सावित्री बाई फुले का भी टिकट बीजेपी काटेगी। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, इलाहाबाद से सांसद श्यामचरण गुप्त और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल का भी टिकट कटेगा। हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र चंदेल, हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा और रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटे लाल का नाम भी टिकट कटने वालों की लिस्ट में शामिल है। 2014 में बीजेपी के 71 सांसद चुनकर आए थे, जिनमें से 17 दलित सांसद हैं। इनमें से कई दलित सांसदों का भी बीजेपी टिकट काटने वाली है। इस बाबत बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इतना जरूर बोल रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 1 साल का समय है। कोई भी गार्जियन, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को ये बताता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अगर थोड़ा कम है, वो सर्वे कराए होंगे, उन्होंने फीडबैक लिया होगा। जिसका थोड़ा कम लगा होगा, उनको लगा होगा कि हमको इसको बढ़ाने के लिए एक बार आग्रह करना चाहिए, और किसी को भी अधिकार है। अमित शाह की इस लिस्ट में दलित सांसदों के भी नाम हैं। इस लिस्ट में सावित्रीबाई फुले, अशोक दोहरे, चौधरी बाबूलाल जैसे वे सांसद भी हैं जिन्होंने दलित मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था। 2019 लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के नाम पर इन सांसदों पर भी निशाना साधा जाएगा। और अब बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जो दिल्ली के लिए नए सिरे से दौड़ भाग कर रही हैं। खबर है कि वो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और तब से मायावती न तो संसद सदस्य हैं और न ही विधानमंडल की सदस्य हैं। अब खबरें हैं कि मायावती अंबेडकर नगर या फिर बिजनौर से चुनाव लड़ सकती हैं। अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ माना जाता है और वो यहां से 2004 का लोकसभा चुनाव जीत भी चुकी है। अब बात बीएसपी के साथ गठबंधन के लिए बेचैन कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इन तीनों राज्यों में बीएसपी के साथ गठबंधन बन जाए ताकि वोटों का बिखराव रुके। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि इन तीनों राज्यों में एक साथ बीएसपी से गठबंधन पर बात की जाए। राहुल चाहते हैं कि तीनों राज्यों को एक पैकेज मानकर बीएसपी को निश्चित सीट ऑफर की जाए। यही वजह है कि इन तीनों राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों से सीटों का आकलन करने को कहा गया है। शनिवार को तीनों राज्यों के प्रभारियों के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। 2019 और उससे पहले जो चुनाव विधानसभाओं के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कैंडिडेट्स को हराने के लिए हम वार्ता करेंगे और प्रदेशवार समझौता करने का प्रयास करेंगे ताकि एक कैंडिडेट हो। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में अब क्यों ठन गई है, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं कुछ और अहम खबरें। मथुरा के कोसी में पुलिस ने लाखों की शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की 800 पेटियां पंजाब के फिरोजपुर और अरुणाचल से लाई जा रही थीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शव वाहन नहीं मिलने से एक बेटा अपने मां के शव को बाइक पर बांधकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट होने के बाद एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। नाबालिग लड़के के दोस्त ने कुछ आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर पोस्ट की थी।
हरियाणा के सिरसा में प्रेम विवाह करने वाले लड़के के परिवार को पंचायत ने गांव छोड़ने का तुगलकी फरमान सुनाया है। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। यूपी के हाथरस में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल दारोगा ने एक निर्दोष शख्स को चोरी के आरोप में 2 दिन तक थाने में रखकर बेरहमी से पीटा। चंडीगढ़ किसकी राजधानी, इसे लेकर एक बार फिर से सियासी तकरार शुरू हो गई है। 1966 में जब से पंजाब से कटकर हरियाणा बना, तब से राजधानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ दोनों ही सूबों की राजधानी है और दोनों ही इस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक साथ मौजूद थे। यहां खट्टर ने पंजाब को बड़ा भाई बताते हुए चंडीगढ़ से दावा छोड़ने की गुहार लगाई। हालांकि कैप्टन की तरफ से उन्हें ऐसा कोई भरोसा नहीं मिला। ये तो अपेक्षा कर सकता हूं कि पंजाब बड़ा भाई है, हम छोटे भाई के नाते अब ये नए चंडीगढ़ की जैसे फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत सारा विकसित हो गया, विकास इनका हुआ है, तो नए चंडीगढ़ को कैपिटल बना ले। आज की जो कैपिटल है इसको हमको दे दे तो निर्णय अभी से हो जाता है। महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रेप के मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी चल रही है। कानून मंत्रालय देश भर में रेप केस की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है। ऐसे कोर्ट की स्थापना से रेप के मामलों में तेजी से सुनवाई हो सकेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उस अध्यादेश का हिस्सा होंगे जिसमें 12 साल तक की बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश लाते समय ही सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। कानून मंत्रालय इस बाबत जल्दी ही एक प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा। माना जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। कैसे नाकाम हुआ दिल्ली को दहलाने का आईसिस का प्लान, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कुछ और खास खबरें। यूपी के सीतापुर में आदमखोर कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों ने 7 बच्चों पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। हरियाणा के गुड़गांव में एक महिला टीचर ने स्कूल प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामला 4 साल पुराना है। महिला का आरोप है कि प्रशासन आरोपी प्रिंसिपल को बचाने में जुटी है। हरियाणा के समालखा में हथियारबंद बदमाशों ने 2 पेट्रोल पंप लूट की वारदात को अंजाम दिया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसे में घायल युवक सड़क पर खून से लथपथ पड़े रहे, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते नजर आए, जिसकी वजह से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में ट्रेन में सफर कर रही एक महिला ने टीटी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर जीआरपी ने आरोपी टीटी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुटी है। बिहार के गया में बैंक लूटने वाले गिरोह के सरगना और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे के पास से लाखों के जेवर और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और बात आतंकी संगठन आईएसआईएस के दिल्ली प्लान की, जिसे खुफिया एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। आईएसआईएस की साजिश 2017 में ही फेल कर दी गई थी, लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ कि कैसे दिल्ली बाल बाल बच गई। 18 महीने तक चले एक अंडरकवर मिशन के बाद अफगानी युवक को दिल्ली से पकड़ा गया था। 20 साल का ये युवक दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था। ये युवक सुसाइड बॉम्बर था जो दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रहता था। इसने दिल्ली और एनसीआर के कई मॉल और ठिकानों की रेकी कर ली थी। जब इस अफगानी युवक को दुबई से $50,000 ट्रांसफर हुआ तो भारतीय खुफिया एजेंसियां सचेत हो गईं। इस युवक पर नजर रखने के लिए रॉ और आईबी के 80 जाबाज जवानों को लगाया गया था। इस युवक को लेकर करीब 18 महीनों तक अंडर कवर मिशन चलाया गया। पूरे सबूत मिलने के बाद इस युवक को गिरफ्तार कर अफगानिस्तान भेज दिया गया। एक अफगानी छात्र इंजीनियरिंग पढ़ने भारत आता है, लेकिन उसका मिशन पढ़ाई करना नहीं बल्कि आईएसआईएस की साजिश को अंजाम देना था। वक्त रहते उसे दबोच लिया गया और देश की राजधानी दिल्ली बाल बाल बच गई। और अब बात भारत और चीन में बढ़ते तालमेल की। सरहद पर दोनों मुल्कों में लंबी तनातनी के बाद अब भारतीय सेना की एक डेलीगेशन चीन जाएगी। 3 साल के अंतराल
के बाद भारतीय सेना का कोई भी शिष्टमंडल चीन के दौरे पर जा रहा है। 2015 के बाद पहली बार भारतीय सेना का डेलीगेशन चीन जाएगा। डेलीगेशन में इंडियन आर्मी के सीनियर कमांडर्स होंगे। 2 से 6 जुलाई तक चीनी सेना का शिष्टमंडल भारत में था और अब भारतीय शिष्टमंडल के जाने की बारी है, जो अगस्त महीने में चीन जाएगा। इस दौरे में LAC पर, पेट्रोलिंग मैनेजमेंट के साथ मिलिट्री गठबंधन पर भी चर्चा होगी। डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन की तनातनी के बाद अब दोनों ही देश आपसी तालमेल पर जोर दे रहे हैं। पहले चीन का डेलीगेशन भारत आया था और अब भारत का डेलीगेशन अगस्त महीने में चीन जाएगा। दरअसल 2015 के बाद ये पहला डेलीगेशन होगा जो चीन जाएगा और मुख्य एजेंडा होगा कि मिलिट्री मैनेजमेंट या फिर कह सकते हैं कि आपसी तालमेल को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। मुंबई में बीते एक हफ्ते से आफत की बारिश आज थम गई। आज सुबह से ही कई इलाकों में बारिश थमने से मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या अब भी बनी हुई है। सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को तेज बारिश से पूरी मुंबई डूबी नजर आई। बारिश के चलते न सिर्फ लोकल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई, बल्कि कई एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया। मुंबई में बारिश तो थम गई, लेकिन सड़कों की क्या हालत हो गई है वो भी देखिए। ये तस्वीरें ठाणे की हैं, जहां मुंब्रा बाईपास को मरम्मत का काम 2 महीने के लिए बंद किया गया था और इसी दौरान पहली बारिश में ही मुंब्रा बाईपास का रोड 50 फीट खिसक गया, जिससे सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इस पर MNS ने PWD अधिकारी को उनके ऑफिस में जाकर धमकी दे डाली। कहा कि अगर सड़कों के सभी गड्ढे नहीं भरे तो उसी गड्ढे में वो अधिकारियों को खड़ा कर देंगे। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए क्या है सीवर वाला प्लान, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान की श्री गंगानगर में ATM में लूट की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। कार सवार बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर ATM से 16.5 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार शख्स ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। जिस वक्त ये घटना हुई वहां पुलिस भी मौजूद थी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक शख्स ने लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे CCTV में कैद हो गई। सत्येंद्र भाटी नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के रोहतास में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को बंधक बनाकर पिटाई की और 3.25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। दिल्ली में ट्रैफिक रूल तोड़कर जा रहे एक कार सवार को रोकने के लिए एक ट्रैफिक कांस्टेबल गाड़ी के बोनेट पर लटक गया। इसके बाद आरोपी युवक को गाड़ी रोकनी पड़ी और उसका चालान भी कटा। गाड़ी कांड में बीड़ी वाले तांत्रिक का कनेक्शन क्या है? किसने और क्यों कहा कि ताजमहल को ध्वस्त कर दो? अयोध्या में संतों के वेरिफिकेशन की नौबत क्यों आई? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने विदेशी तकनीक अपनाने का प्लान तैयार कर लिया है। CM अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि राजधानी दिल्ली में जल्द ही सिंगापुर की तर्ज पर सीवर का पानी साफ करके घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 साल में दिल्ली में 15 से 20% तक का पानी उपलब्धता STP के माध्यम से बढ़ा दी जाएगी। CM केजरीवाल ने बुराड़ी में बन रहे 70 MGD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। दिल्ली जल बोर्ड के लिए यह प्लांट काफी अहम है, क्योंकि इसके जरिए सरकार एक नया प्रयोग भी करने जा रही है। इस प्लांट से रोजाना ट्रीट हुए पानी को यमुना में छोड़ा जाएगा। अगले 5 साल के अंदर हम दिल्ली में 50% तक पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा पाएंगे। जहां हम बैठे हुए हैं प्लांट में, यहां से 70 मिलियन गैलन सीवर आके और 70 मिलियन गैलन पानी रोज निकला करेगा। इस पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो सिंगापुर से हम लोगों ने सीखा है, अब दिल्ली में भी यही किया जाएगा।
पानी को ट्रीट करने का दिल्ली सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक द्वारका में 50 MGD और चंद्रावल में 130 MGD का नया प्लांट बनाया जाएगा। इसके साथ ही यूपी से आने वाली कच्ची नहर को पक्का किया जाएगा। इससे 150 MGD पानी की बचत भी होगी। वहीं दिल्ली के 36 अन्य STPs के पानी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में 200 नए तालाब बनाए जाएंगे। पल्ला में 10 MGD पानी के लिए 70 से ज्यादा बोरिंग लगवाए जाएंगे और अगले साल तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। बुराड़ी में 11 लाशों का राज अभी भी जस का तस बना हुआ है। पुलिस अभी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस की जांच में अंधविश्वास कनेक्शन ही सामने आ रहा है। आज भाटिया परिवार के 4 और लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मौत की वजह फांसी से लटकना ही बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी के साथ कोई जबरदस्ती का जिक्र नहीं है। अब केवल बुजुर्ग नारायणी देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा आज एक गुमनाम चिट्ठी से भाटिया परिवार का तांत्रिक कनेक्शन भी सामने आ गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक गुमनाम शख्स ने चिट्ठी लिखकर एक भाटिया परिवार के तांत्रिक कनेक्शन का खुलासा किया। इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। महोदय, चंद्र प्रकाश पाठक एक मशहूर तांत्रिक हैं जो बीड़ी वाले बाबा और दाढ़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। ये जो बुराड़ी में कांड हुआ है, 11 लोग एक ही परिवार में मारे गए हैं। ये लोग इस बाबा के पास जाया करते थे। ये बाबा तांत्रिक विद्या में माहिर है। मैंने इस परिवार के लोगों को इसके पास कई बार देखा है। आप कार्रवाई करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। चिट्ठी में जिस भाटिया परिवार का बीड़ी वाले बाबा से कनेक्शन का खुलासा किया गया है, उस बाबा का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है और वो तांत्रिक हैं भी नहीं। तो क्या ललित और उसका परिवार का कोई सदस्य आपके पास आया था? जी मैं नाम नहीं जानता किसी का, आप बार बार वही बात कर रहे हो। हाँ। मैं कहता हूँ मेरी इंक्वायरी करो, जान ले चलना। चलो, अगर पुलिस ने किसी तरह की कोई पूछताछ आपसे की है? क्यों पुलिस पूछेगी मुझे जब मैं हूँ ही ऐसा नहीं। हाँ। जब मैं तांत्रिक ही नहीं हूँ तो पूछेगी क्या। वहीं धर्मनगरी अयोध्या से एक बड़ी खबर आई है। अब अयोध्या में कोई भी अपराधी संत बनकर नहीं बैठ पाएगा। पुलिस ने नया अभियान चलाया है, जिसके बाद संवेदनशील अयोध्या में कोई भी अपराधी साधु संत बनकर शरण में छिप नहीं सकेगा। अयोध्या में रह रहे साधुओं की जांच और सत्यापन की तैयारियां की गई हैं। इसे लेकर अयोध्या के साधु संत काफी खुश हैं। इनका कहना यह है कि अब संत समाज की बदनामी नहीं होगी। ये जो क्रिमिनल साधु वेश में आ गए हैं, उनको चिन्हित करके सरकार दंडित करे और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल में रखरखाव में हीला हवाली पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि या तो ताजमहल को संरक्षण दे दीजिए या बंद कर दीजिए या फिर इसे गिरा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफिल टावर का भी उदाहरण दिया। अदालत ने कहा कि पेरिस में एफिल टावर को देखने के लिए लाखों सैलानी हर साल आते हैं और वहां की सरकार उसके रखरखाव का भरपूर ध्यान रखती है, लेकिन ताजमहल को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि सरकार को ताजमहल की परवाह ही नहीं है। इंडिया न्यूज की लगातार मुहिम के बाद दिल्ली में 59 बच्चों को तहखाने में कैद करने वाले स्कूल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के बली मारान इलाके में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने 59 बच्चियों को 5 घंटे तक तहखाने में कैद रखा था। स्कूल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन बच्चियों के पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं कराई थी। 5 घंटे तक बच्चियां भूखी प्यासी तड़पती रही, लेकिन स्कूल के टीचर्स और स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। जिस तहखाने में बच्चियों को कैद किया गया था उसमें पंखा भी नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के इस भीषण गर्मी में 5 घंटे तक छोटी छोटी बच्चियां कैसे तहखाने में रही होंगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए स्कूल पहुंचे। पेरेंट्स को देखते ही बच्चियां रोने लगी और सारी बात बताई। वहीं स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने बच्चियों को बंधक नहीं बनाया। क्लास टीचर से मैंने पूछा, मेरी बेटी क्लास में नहीं थी, तो मैंने पूछा कि बेटी कहाँ है मेरी, उन्होंने कहा बेसमेंट में है। बेसमेंट में क्यों थी कि फीस जमा नहीं हुई, जबकि मैंने जुलाई तक की फीस जमा करा रखी है। जिसकी फीस नहीं आई थी जून की, उन्हीं बच्चों को मैंने खाली एक्टिविटी रूम में बिठाया था विद टीचर्स, और बच्चे 4 घंटे तक नहीं थे, मुश्किल से 1-1.5 घंटा थे। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। वहीं इस घटना पर दिल्ली सरकार ने फौरन एक्शन लिया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम स्कूल पहुंची और मामले की जानकारी ली। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी स्कूल जाएंगे।
इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी आज राबिया गर्ल्स स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल प्रशासन से मिल नहीं पाए। उन्होंने इसके लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। कश्मीर में मानवाधिकार हनन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान अपने गिरबान में झांककर कभी नहीं देखता। पाकिस्तान में एक सिख पुलिस वाले को ड्यूटी से हटा दिया गया है। उसे घर से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिख पुलिस वालों की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। गुरुद्वारा डेरा साहिब के पास रहने वाले पुलिसकर्मी गुलाब सिंह के घर गुंडे पहुंच गए, उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। उनके साथ बदसलूकी भी हुई। गुलाब सिंह के घर पर बाहर से ताला लगा दिया गया है। आरोप है कि औकाफ बोर्ड के गुंडों ने गुलाब सिंह के साथ बदतमीजी की। उनकी पत्नी और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। गुलाब सिंह पाकिस्तान पुलिस में काम करने वाले पहले सिख हैं। गुलाब सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया से खुद को बचाने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मेरा परिवार है जिन्हें सानू बाहर कढ़िया, जो मेरा नाइंसाफी हो रही है, धक्का हो रहा वा पूरी दुनिया के सामने है। 1947 साडा परिवार पाकिस्तान च रह गया ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान इन्ने ढंगे होए ने ਅਸੀਂ पाकिस्तान नहीं छड़े। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ मजबूर किया जा रहा है कि ਅਸੀਂ पाकिस्तान छड़िए, अपने घर-बार छड़िए। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में एक सिख कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया था और अब गुलाब सिंह का मामला। पाकिस्तान को अपना घर ठीक करने की जरूरत है। अवैध घोषित हो चुकी 3 तलाक की खूनी तलवार की शिकार महिलाओं का हाल भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी देखते हैं दुनिया के बाकी देशों का हाल। फिनलैंड में पत्नी को पीठ पर लादकर दौड़ने की खास प्रतियोगिता हुई, जिसमें 13 देशों के 53 पतियों ने हिस्सा लिया। लिथुआनिया के किर्क लिकुआस ने ये प्रतियोगिता जीती। पाकिस्तान के एक मॉल में एक युवक अचानक ही पंजाबी गाने पर डांस करने लगा। कुछ लोग उसका साथ भी देने लगे। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। स्पेन के एलिकेंट शहर में बुल्स इन द सी फेस्ट मनाया गया। यहाँ अलग किस्म की बुल रन होती है। पानी में सांड कूदते हैं और उससे जान बचाने के लिए लोग स्विमिंग करते हुए भागते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैथरीन शहर में 8 साल की तलाश के बाद सॉल्ट वाटर मगरमच्छ को पकड़ा गया। ये विशालकाय मगरमच्छ 4.7 मीटर लंबा और 600 किलो वजनी है। और अब आपको एक फिल्मी स्टंट दिखाते हैं, जो दरअसल किसी फिल्म में नहीं, रियल लाइफ में देखने को मिला है। गुजरात के वलसाड से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक वैन का बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। वीडियो 9 तारीख का है, जब एक ओमनी वैन ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वैन का बैलेंस बिगड़ गया और वैन ट्रक के आगे से यू टर्न मारकर पीछे से आ रही कार के सामने आ जाती है। ऐसा स्टंट आपको सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सड़क पर हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब वैन ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तो सामने सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था। देखने में लग रहा है कि वैन ड्राइवर 2 ट्रक के बीच फंसकर अपना बैलेंस खो देता है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से वैन ट्रक का चक्कर लगाकर उल्टी तरफ घूम जाता है। हादसे में 2 गाड़ियां एक दूसरे से टकराते हुए बच गईं, डिसबैलेंस हुई। वैन और पीछे से आ रही कार में जोरदार टक्कर हो सकती थी। हादसे के बाद ओमनी का ड्राइवर वैन से बाहर आता है और सामने बची हुई कार में बैठे लोगों से मुलाकात करता है। सभी हाथ मिलाकर एक दूसरे को एक्सीडेंट न होने की बधाई देते हैं। इस पूरे हादसे में गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई और इसीलिए बधाई देनी तो बनती है। 3 तलाक के मामले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के बरेली और महोबा से 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चुप्पी सवालों के घेरे में आ गई है। पहले दोनों मामलों को जान लीजिए। यूपी के बरेली में एक पति ने अपनी ही पत्नी को 3 तलाक देकर इतनी यातनाएं दी, इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, इतना सताया कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी तरफ महोबा में पत्नी की रोटी क्या जल गई, पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। इस महिला को भी पति ने खूब मारा पीटा। बरेली में रजिया को उसके पति ने 1 महीने तक भूखे प्यासे एक कमरे में बंद रखा। इस दौरान उसके साथ मारपीट करता रहा, जिससे रजिया की हालत बिगड़ती चली गई। जब उसके मायके वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रजिया को आजाद कराया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रजिया को 3 तलाक और भूख प्यास ने इस कदर तोड़ दिया कि वो जिंदगी की जंग ही हार गई। दरअसल बरेली के रहने वाले नईम और रजिया की शादी 2005 में हुई थी। इसके बाद से नईम के परिवार वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, उसके साथ मारपीट करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो घर से कभी नहीं गई। परिवार और अपने मासूम बच्चे के लिए सब कुछ सहती रही, लेकिन उसकी सारी कुर्बानी 3 तलाक जैसी कुप्रथा से
छोटी पड़ गई और आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मेरी बहन को फोन पे तलाक देके मैं 1 महीना भूखा प्यासा बंधक बना के रखा और उसके बाद में उसने वहाँ पे अपने मामा के छोड़ा। 1 महीने के बाद में आया दिल्ली से, तो अपने मामा के छोड़ दिए। मामा के यहाँ से छोड़ के फिर मुझे खबर मिली छाने से, तो मैं उसे लेकर आई अपने घर। फिर उसके बाद में इनके यहाँ से कोई नहीं आया। उसी दिन मैंने दवा रिपोर्ट करी तो पुलिस ने हमारी कोई गौर नहीं करी। रजिया की बहन ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बरेली में 3 तलाक ने रजिया की जान ले ली तो यूपी के ही महोबा में पति को थोड़ी सी जली रोटी देने पर एक दूसरी रजिया को 3 तलाक मिल गया। अक्सर हम लोग इंसानों को बेरहम बनते हुए कई तस्वीरें देखते हैं जहां इंसानों की भीड़ बेजुबान जानवरों को घेर कर मार डालती है। लेकिन यूपी के सहारनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां इंसानों ने एक नन्हे हाथी की जान बचा ली। सहारनपुर के शिवालिक मोहंड रेंज में हाथी का छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर गया था। जब वहां से गुजर रहे लोगों की हाथी के बच्चे पर नजर पड़ी तो फौरन उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से नन्हे हाथी का रेस्क्यू किया गया। काफी मशक्कत के बाद नन्हे हाथी को निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। वन अधिकारियों ने सही समय पर सूचना देने के लिए गांव वालों का धन्यवाद भी किया। अब आपको 7 समंदर पार इंग्लैंड लेकर चलते हैं, जहां पर महारानी के 92वें जन्मदिन और ब्रिटेन की एयरफोर्स के 100 साल पूरे होने पर खास आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 70,000 लोग शामिल हुए। ब्रिटेन के शाही दस्ते ने खास एयर मार्च किया जिससे वायुसेना के 100 सालों के सफर को हवा में कलाबाजी करते हुए दिखाया गया। आधुनिक लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए विमानों ने भी करतब दिखाए। इस हवाई मार्च में कुल 22 जेट शामिल किए गए थे। ये सबसे पुरानी एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम का जंगी विमान बेड़ा है। पहले विश्व युद्ध के बाद 1 अप्रैल 1918 को इसका गठन हुआ था। दुनिया की सबसे पुरानी एयरफोर्स है ये। द्वितीय विश्व युद्ध और इंग्लैंड की लड़ी हर जंग में इसका अहम योगदान रहा है। एयरफोर्स के जहाजों की सलामी ने आयोजन को भव्य बना दिया क्योंकि इस मौके पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपना 92वें जन्मदिन भी मनाया। लड़ाकू विमानों का आयोजन देखने और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ पूरे शाही परिवार के साथ बालकनी में मौजूद रही। शाही परिवार के सभी सदस्य प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमला पार्कर, प्रिंस विलियम, केट मिडल्टन और प्रिंस हैरी, मेगन मार्कल सलामी लेते हुए नजर आए।